नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात करेंगे अरहिया की, जो आजादी मांग रही है। वो जर्मनी में है, अपने मां बाप से अलग है, एक फॉस्टर होम में रहने को मजबूर। उसके माता पिता 2 साल से बेटी को वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल 2 साल पहले ठीक से परवरिश नहीं करने का आरोप लगाकर अरहिया को उसके माता पिता से अलग कर दिया गया। तब से अपनी बेटी से बिछड़े मां बाप आज तक उसे वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय जर्मनी में कानून की आड़ लेकर दूरियों को और बढ़ा दिया गया है। अरहिया को वापस पाने के लिए आज जंतर मंतर से आवाज बुलंद की गई है। अरहिया की मां की एक ही ख्वाहिश है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी बेटी को भी आजादी मिल जाए। तो कैसे और कब मिलेगी अरहिया को आजादी? आज इसी मसले के तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे, आपको बता दें। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में अरहिया है, उसका मुस्कुराता चेहरा है, तिरंगा है और देश से एक गुहार है। जिस वक्त सारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अरहिया की मां अपनी बेटी की आजादी की जंग लड़ रही है। पिछले 2 साल से अरहिया अपनी मां के पास नहीं है। जर्मनी की सरकार ने मां को बेटी से अलग कर दिया है। अरहिया जर्मनी के फॉस्टर केयर में है, जहां बेटी से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मां को देखने का हक भी छीन लिया गया है। कल जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने हमें बुलाया और हमें बताया गया कि वो अरहिया के साथ हमारे सारे विजिटेशन बंद कर रहे हैं और ये बहाना दिया कि अरहिया को मिलने के लिए लेके जाने के लिए कोई नहीं। हमने ये रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास कोई नहीं है तो इंडियन एम्बेसी के लोग, इंडियन कम्युनिटी के लोग आपको मदद कर सकते हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए। तो उन्होंने बोला बच्ची की सेफ्टी के लिए और अरहिया कंफर्टेबल होनी चाहिए, हमें कोई ऐसा लोग चाहिए। तो अरहिया इंडियंस के साथ भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, आप उसे मिलाओ तो सही। आप एक इंडियन बच्ची को इंडियन से नहीं मिला रहे, आप बोल रहे हो कि कंफर्टेबल नहीं होगी तो नहीं कर सकते। और हमें फिर यहाँ तक रिक्वेस्ट की कि आपको ऐसा है, आपके पास कोई लोग नहीं है लाके लेके जाए, तो हमें एटलीस्ट वीडियो कॉल पे तो अरहिया से मिलाने दिया जाए। तो उन्होंने वो ऐसा बहाना दे दिया कि अरहिया की मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होगा कि उसे वीडियो कॉल पे बात करे। अरहिया की मां धारा की जंग जैसे जैसे लंबी हो रही है, उनका सब्र जवाब देने लगा है। लेकिन धारा ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अपने जिगर के टुकड़े के लिए वो हर उस दर पर जाकर गुहार लगा रही हैं, जहां से उन्हें थोड़ी सी भी आस है। धारा अपनी बेटी के लिए सांसदों से भी मिल रही हैं और मंत्रालय से लेकर दूतावास तक चक्कर लगा रही हैं। इस मसले पर सरकार भी एक्टिव है। धारा चाहती है कि इस बार आजादी का जश्न उनकी बेटी के लिए भी आजादी की नई सुबह लेकर आए। हर भारतीय को आजादी होनी चाहिए उसका स्वतंत्रता दिन मनाने के लिए, कि हमारी बच्ची को कैद में कर रखा है। तो अरहिया को भारतीय समाज के साथ जर्मनी में इंडिपेंडेंस डे मनाया दिया जाए, उसकी कल्चर आइडेंटिटी प्रिजर्व होनी चाहिए, ये उसका हक है। और ये जर्मन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा अगर उन्होंने अपने पास रखा है तो उसकी आइडेंटिटी, कल्चर, राइट्स प्रिजर्व करे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अरहिया के लिए फॉस्टर केयर कैद सा बन गया है। अरहिया के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को हिंदुस्तान की संस्कृति से दूर किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि जो कपड़े और खिलौने अरहिया के लिए उन्होंने खरीदे थे, वो भी अरहिया को नहीं दिए जा रहे हैं। अरहिया के पास ना तो हिंदुस्तानी संस्कृति की आजाद हवाएं हैं और ना ही माँ की ममता का सुकून है। जैसे कि उसको सारे इंडियन जितने भी ड्रेसेस दिए थे सारे रिटर्न कर दिए। मतलब वो लोग हमको तो नहीं मिलाना चाहते, लेकिन ये सारे उसको इंडियन ड्रेसेस भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये सारे ड्रेसेस हमने दिए थे। एक अनयूज्ड है, अभी तक ऐसे के ऐसे ही है। फिर ये हमने उसको बॉटल दी थी, तो ये बॉटल भी अनयूज्ड है पूरी, ऐसे की ऐसे हमको रिटर्न कर दी। हमने ये डॉल दी थी, ये भी पूरी रिटर्न कर दी। उसके बाद में ये हम लोग ने खिलौना उसके बर्थडे के टाइम पे लेके गए थे हम लोग। ये देखो हर एक चीज पैक्ड है और किसी चीज को यूज नहीं किया है। ये भी हम लोग ने उनको अरहिया को दिया था, ये भी रिटर्न कर दिया। ये सब सारी चीजें अभी
3+ बच्चे लोग के खेलने के लिए है। तो ये सारी चीजें उन्होंने रिटर्न कर दी है, जो जो हम लोग दिया। ये टोपी भी दी थी उनको इंडिया से लाके, ये भी हमको रिटर्न कर दी। मतलब वो लोग हमारे से तो ठीक है, इंडियन कल्चर से भी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। अरिया की मां धारा की कोशिश है कि दिल्ली के जंतर मंतर से अपनी आवाज जर्मनी की सरकार तक पहुंचाई जाए। अरिया की वतन वापसी के लिए मां धारा को तमाम जगहों से लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन अभी तक मिला समर्थन और मदद का ये भरोसा भी मां को न्याय नहीं दिला पाया है। कोशिश यही है ना, क्योंकि भगवान की कृपा से हमारे बच्चों के साथ बॉन्ड जो होता है ना, वो शायद विदेशी या पश्चिम संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति अलग है, इसीलिए बच्ची 2 साल से अलग थी, फिर भी हमें पहचानती है। वो जानती है मैं उसकी माँ हूँ, और यही कि अभी तक वो पहचानती है, ये शायद उनको बोले ना खल रहा है, इसलिए वो पूरा दूर करने की कोशिश कर रहे। अब मुलाकात ही नहीं होगी तो बच्ची है, वो भूल जाएगी। आप उसको 6 महीने बाद पूछोगे तू इंडिया जाना चाहती है, तो वो बोले कि इंडिया क्या है मुझे नहीं पता, कौन सी भाषा बोलते हैं नहीं पता, क्योंकि वो पूरा अलग कर दे रहे। और फिर ये बहाना देके कि वो इंडियन कल्चर लैंग्वेज नहीं जानती है, जर्मन कल्चर लैंग्वेज में घुल मिल गए, ये कंटिन्यूटी प्रिंसिपल यूज करके बच्चे को नहीं दिया जाएगा। जाहिर है एक मां अपनी बेटी के लिए सबसे मुश्किल जंग लड़ रही है। बेटी 7 समंदर पार है और धारा अपनी बेटी के लिए दिल्ली की हर चौखट पर गुहार लगा रही हैं। धारा को पता है कि उनके और उनकी बेटी के बीच कानून की 1000 बंदिशें हैं। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज आपके 2 मिनट दीजिए। आपका आशीर्वाद रहा तो अरिया आपके साथ ही स्वतंत्रता दिन मना सकती है, पर अगर किसी भी कारणवश अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट इतना कीजिए कि हमारे भारतीय बच्चे अपना आजादी का अमृत महोत्सव जर्मनी में अपने भारतीय समाज से मना सके, यही मैं विनती करना चाहती हूँ। एक माँ की लड़ाई बर्लिन से होते हुए अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद से अब दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट पर बैठी हुई हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी अपनी सरकार से है, अपने पीएम से है कि अरिहा को इंडिया वापस लाया जाए। लेकिन फिलहाल जो अभी सबसे बड़ी बात यह है, वो ये चाहते हैं कि अरिहा की कल्चरल आइडेंटिटी खत्म ना की जाए और उसे इंडिपेंडेंस डे बर्लिन में इंडियन कम्युनिटी के साथ मनाने दिया जाए। ये मांग यहाँ से उठ रही, लेकिन इसका कितना असर होता है, कैसे मांग पूरी होती है, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका हम करवा दें। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भावेश शाह, जो कि धारा के पिता हैं। इसके अलावा धारा शाह यानी कि अरिया की माता जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुकी हैं। सागरिका चक्रवर्ती हमारे साथ रहेंगी। आपको बता दें कि सागरिका वही माता हैं जिन्होंने अपने 2 बच्चों के लिए नॉर्वे की सरकार से लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा सुरेश गोयल जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे, फॉर्मर डिप्लोमेट। हमारे साथ विष्णु शर्मा जी भी मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ वकील हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अरिया की माता जी धारा शाह का रुख करना चाहूंगा। धारा, हमें पता चला कि आप आज जर्मन एम्बेसी भी गई थी मुलाकात करने के लिए, वहां पर क्या बात हुई, क्या जानकारी वहां से मिली? पिछले दिनों जर्मन राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था, उनको चिंताओं से वाकिफ कराया गया था, आज क्या कम्युनिकेट किया गया आपको? जी, हम जर्मन एम्बेसी गए थे, पर एम्बेसडर मिले, यहाँ तक कोई जर्मन ऑफिसर हमें नहीं मिला। फिर हम हमारा जो आवेदन पत्र है, हमारा मेमोरेंडम सिक्योरिटी को दे के आए। सिक्योरिटी ने ऑफिशियल रिसीविंग भी नहीं दी, एक सिर्फ सिक्योरिटी ऐसा के लिख के दे दिया, तो वहां से हमें कोई रिसीविंग भी नहीं आई। तो हमें आशा रखते हैं कि हमारी बात वो जर्मन एम्बेसडर जी तक पहुंचाएंगे कि अरिहा जो जर्मनी में है, जिनको उन्होंने कस्टडी में लिया है, वो एक भारतीय बच्ची है जी। और भारत के सारे संविधान का, भारतीय सारे फेस्टिवल का, जैसा हमारा स्वतंत्रता दिन आ रहा है, वो हर आजादी का ये महोत्सव हर भारतीय खुशी से मनाता है। तो अरिहा भी एक भारतीय बच्ची है, तो उन्हें भी मनाने दिया जाए, वहाँ के हमारे इंडियन कम्युनिटी के साथ बनाने की परमिशन दी जाए। यही रिक्वेस्ट हमने उनसे की है। जी धारा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज आपने उनको लेटर लिखा, इस समय क्योंकि एक लंबी लड़ाई है, बच्ची को वापस पाने के लिए लंबी लड़ाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लड़ाई आगे कुछ और दिन भी चल सकती है। हालांकि उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको आपकी बच्ची मिले, लेकिन आपने जो लेटर लिखा है उसमें क्या वो कम्युनिकेशन, वो बातें बताई गई हैं जो वहां पर जर्मन अथॉरिटीज आपको कर रही हैं कि बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैन कर दी गई है, बच्ची को कपड़े नहीं दिए जा रहे, बच्ची को खिलौने जो आप देकर आ रहे हैं वो नहीं दिए जा रहे, क्या इनका ब्यौरा भी आपने अपने लेटर में लिखा है?
जैसे आपने बताया, हम अभी सिस्टम में फंसे, शायद लंबी लड़ाई हो सकती है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि अरिहा वो अपने इंडियन रूट से, पूरी इंडियन कल्चर से, कोई भी इंडियन से पूरी ऐसे दूर हो जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। बच्ची की कोई गलती नहीं है, उसे उसके हक मिलने चाहिए जी। तो हमने आज पहले उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि आपने जो बच्ची को रखा है, तो अगर आपने किसी भारतीय बच्ची को रखा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके कल्चर को रिस्पेक्ट करो और उसके कल्चर को प्रिजर्व करो। तो अरिहा को स्पेशली उसके कल्चर प्रिजर्व करने के लिए, उसको फेस्टिवल में मिलने के लिए, उसको एम्बेसी को मिलने दिया जाए, इंडियन कम्युनिटी को एटलीस्ट जर्मनी में मिलने दिया जाए। सारे इंडियंस तो बेटी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स तो हार्मफुल नहीं है, आप उन्हें क्यों नहीं मिलने दिए जा रहे हैं? जी, चलिए, मैं धारा आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। आपने जर्मनी में रहते हुए भी कानूनी रूप से इस लड़ाई को लड़ा। आपने जर्मनी के अंदर जो भारतीय कम्युनिटी है उनको साथ लाकर भी आपने अपनी आवाज को बुलंद किया। अब आप पिछले कई दिनों से भारत में हैं। भारत में भी आप अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, आवाज लगा रही हैं, पुकार कर रही हैं, गुहार लगा रही हैं। आज जंतर मंतर पर भी आप मौजूद थी, जंतर मंतर से भी आपने आवाज बुलंद की। तो आपको जंतर मंतर पर आना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा, इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि कानूनी तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, या जिस तरीके से आपकी आवाज बुलंद हो रही है उससे जैसा नतीजा आप चाह रही हैं वैसा नहीं निकल पा रहा, तो आपको आज जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ा? देखिए, जंतर मंतर पे मुझे मेरी आवाज मोदी जी तक पहुंचाने के लिए आना पड़ा। विदेश मंत्रालय से हम 2 साल से कांटेक्ट में, वो बोल रहे, वो कर रहे, वो कोशिश कर भी रहे होंगे। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय के ऑफिसरों से मेरी मुलाकात हुई और पिछले हफ्ते मेरी विदेश मंत्री के ऑफिसरों से मुलाकात हुई। वहाँ पे मैं थोड़ी मायूस हो गई क्योंकि एम्बेसी के विदेश मंत्रालय के ऑफिसर को कुछ चीजें जो उन्होंने किए वो क्लियरिटी नहीं थे, फैक्ट उनको भी क्लियर नहीं थे। तो मैंने ये सारी चीजें उनके सामने वापस क्लियर किए। मैं आशा रखती हूँ कि अब जो नए हमारे ऑफिसर आए, ज्वाइंट सेक्रेटरी आए, उन्हें सारे फैक्ट अच्छे से पता होंगे। पर जैसे मैंने बोला, 2 साल हो गए, कुछ नहीं मिला, एम्बेसी को भी नहीं पता है बच्ची कहाँ है। तो अब यह मामला केवल हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी जंतर मंतर पे उतरने का यही रीजन है कि मोदी जी तक मेरी आवाज पहुंचे और जर्मन अथॉरिटी को आवाज पहुंचे कि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडियन कल्चर को, बच्ची के इंडियन संस्कृति को रिस्पेक्ट करे और रिजर्व करें। मैं आता हूं धारा आपके पास। मैं फिलहाल भावेश का रुख करना चाहूंगा क्योंकि आज चर्चा में हमारे साथ भावेश भी जुड़े हुए हैं। भावेश, हम आपका बयान देख रहे थे, एक वीडियो आपका जो क्लिप था हमने वो देखा। उसमें आप बता रहे हैं कि आपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदे, आपने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, आपने बच्चों के लिए और सामान खरीदा, लेकिन वो सामान अनयूज्ड आपको वापस कर दिया गया। सामान आपको वापस किया गया, लेकिन क्या कोई इसकी वजह आपको बताई गई कि ये सामान क्यों नहीं बच्ची को दिया गया, क्यों नहीं बच्ची तक पहुंचाया गया? नहीं, जब भी मुझे उधर सामान दिया गया तो मेरे को तो ध्यान में भी नहीं था क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे खाने के कंटेनर्स भी देते हैं ना। जब भी हम लोग हमारा खाना लेके जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा फूड भी लेके जाते हैं, तो मुझे लगा कंटेनर्स ही रहेंगे, तो मैंने उधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मीटिंग में ही मैं बहुत मायूस हो गया था। और मैं तो खाली बैग दिया, बैग लेके निकल गया। घर पे आके जब भी मैंने देखा तभी मैं और सैड हो गया कि ये तो सारे हम लोग ने, और ये ऐसा नहीं कि एक टाइम में दिया है, ये टुकड़े टुकड़े में दिए। मतलब हर विजिट के अंदर हम लोग एक ड्रेस लेके जाते थे, कुछ एक खिलौना लेके जाते थे, एक ड्रेस एक खिलौना ऐसा लेके जाते थे। तो हम लोग को जो भी सब सारी चीजें एक साथ रिटर्न की, मतलब एक कम से कम 6 से 7 या 8 महीने तक का सामान रहेगा, सारी रिटर्न की, तो सब अनयूज था, कोई भी चीज यूज ही नहीं की है। तो ये देख के तो मैं और भी सैड हो गया। मैं आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। Legal case for privacy and other requirements, but as we had mentioned earlier, we continue to remain engaged with German authorities on this case. Let me reiterate that we believe that the child, who's currently in foster care, as you mentioned, is being denied her cultural rights and her rights as an Indian citizen. We will continue to press the German authorities for early return of the child to India. We are in touch with our embassy is in touch also. And I think the parents also are in touch with Indian officials from time to time. This is an issue that we attach priority to. Suhasini, on Sudan, as you are aware, regular flights to Sudan remain suspended since
तो अभी आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को सुन रहे थे। उन्होंने भरोसा जताया है कि जिस तरीके की कूटनीतिक बातचीत इस मामले को लेकर चल रही है और लगातार विदेश मंत्रालय कूटनीतिक दबाव जर्मन अथॉरिटीज पर बना रहा है। धारा आप भी सुने, भावेश आप भी सुने जो अरिंदम बागची ने अभी कहा है, क्योंकि उनसे इस विषय में सवाल किया गया था, अरिहा के विषय में सवाल किया गया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कूटनीतिक दबाव लगातार जर्मनी पर डाला जा रहा है। जो वहां के हायर ऑफिशियल्स हैं, कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, उनसे लगातार विदेश मंत्रालय के ऑफिसर्स संपर्क में बने हुए हैं। प्राथमिकता में यह मामला है। पहले भी कम्युनिकेट किया गया जर्मन अथॉरिटीज को, जर्मन राजदूत को, कि यह भारत के लिए एक अहम मसला है, गंभीर मुद्दा है और बच्ची के जो राइट्स हैं उनको संरक्षित करना उसका अधिकार भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है जर्मन अथॉरिटीज की। और उम्मीद जताई है अरिंदम बागची ने कि विदेश मंत्रालय को पूरी उम्मीद है कि बच्ची जल्द ही वापस आ जाएगी। सीधे मैं भावेश का रुख करना चाहूंगा। भावेश, विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है। मेरा सवाल आपसे यह था कि जब बच्ची का सामान आपको लौटाया गया तो आपको कोई वजह बताई गई या नहीं बताई गई, या सिंपल जो आप सामान लगातार दे रहे थे वो आपके सुपुर्द कर दिया गया? अब लोग मैं पहले भी जैसा आपको कहा, हमें हमें कुछ बताया नहीं गया। मुझे जब भी मीटिंग खत्म हुई तभी उन्होंने बैग पीछे पड़ी हुई थी तो मुझे बैग निकाल के दिया, ये आपको लेके जानी है। और हम जब भी जाते थे तो हम खाने के कंटेनर्स लेके जाते थे, तो मैंने उधर कुछ देखा नहीं। मैं ऑलरेडी मीटिंग से बहुत मायूस था क्योंकि लोग ने मीटिंग विजिटेशन सब कैंसिल कर दी थी। इसके लिए मैं तो सीधा बैग लेके निकल गया। घर पे आके जब भी मैंने देखा तो मैं ज्यादा मायूस हो गया कि ये जो सारी चीजें हमने दी थी वो टुकड़े टुकड़े में आर्या को दी थी। जैसे उसके बर्थडे के दिन हम लोग ने कपड़े दिए थे, खिलौने दिए थे, फिर हर टाइम जब भी जाते थे तो कुछ ना कुछ हम लोग कपड़े या खिलौने लेके जाते थे। वो सारे एक साथ उन्होंने बैग भर के हमको रिटर्न कर दिया। और जब भी मैंने उसको देखा तो कोई कोई खिलौने तो खोले भी नहीं है, कोई मतलब ऑलमोस्ट सब न्यू जैसे थे। क्योंकि बच्चे खेलते तो खिलौने देख के पता भी चल जाता है कि वो यूज्ड है या अनयूज्ड है। और किसी किसी को तो नेट तक नहीं निकाली गई थी, हर एक जन उसके प्लास्टिक के अंदर थे सब सारे। कपड़े भी पूरे अनयूज्ड थे। वो सारी चीज देख के मैं कल रात को जब ये पहुंचा और मैं देखा तो मैं काफी मायूस हो गया ज्यादा वो सब देखने के बाद। भावेश, और आपको क्या हमें वजह लगता कोई है भी नहीं कि बताई ये गई। जो तमाम काम किए जा रहे हैं जर्मन अथॉरिटीज की तरफ से, फॉस्टर केयर में बच्ची को सामान नहीं दिया जा रहा, बच्ची को मिलने नहीं दिया जा रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे मानसिकता यह है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्ची को उसके मां बाप से अलग किया जाए, उसके पेरेंट्स से अलग किया जाए, उसके माहौल से अलग किया जाए? क्या आपको ऐसा लग रहा है? ये तो काफी बार जर्मनी के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि लाइक उन लोग माँ बाप को एलिनेट कर ही देते हैं। ये जर्मन चाइल्ड सर्विस काम ऐसे ही करती है। क्योंकि अरिया को जब भी कोई भी खिलौना देते हैं तो आप मानेंगे नहीं, अरिया को पता रहता है। वो बोलती है कि मेरे लिए मामा पापा लाए हैं। और जब भी कपड़े भी कभी वो पहले पहन के आती भी थी बहुत बार पहले वाले फॉस्टर केयर के उधर, तो बोलती थी कि ये मामा पापा ने दिया है। अभी उसको तो पता ही नहीं है, उसको देते ही नहीं है, तो उसको लगेगा अभी मम्मी पापा कुछ नहीं देते। और उसको उसको क्या करना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। मतलब हर एक चीज से उसको ब्रेक करना चाहते हो लोग, हर एक चीज से एलिनेट कर रहे हैं। चलिए आता हूं भावेश मैं आपके पास। मैं सागरिका का रुख करना चाहूंगा। सागरिका, जिन्होंने एक नजीर पेश की थी, अपनी लड़ाई के जरिए एक मिसाल कायम की थी जब वो नॉर्वे की सरकार से भिड़ गई थी अपने बच्चों को वापस पाने के लिए। सागरिका, आज जब पूरा घटनाक्रम आप सुन रही हैं, जो भावेश बता रहे हैं, जो धारा बता रही हैं, क्या इन्हीं हालात से आपको भी गुजरना पड़ा और आपने इनको कैसे फाइट किया? क्योंकि आप जो बताएंगी, आप हो सकता है कुछ एक नई दिशा दे सके इनकी इस लड़ाई को। एक तो है ये लोग हमारा पासपोर्ट ले लिया था और बच्चे का पासपोर्ट बिना बोल के मतलब बोला था कि हम रिन्यू करने के लिए ले रही हूँ, बट उसके बाद हमको वापस नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा पासपोर्ट उन लोगों ने चाइल्ड वेलफेयर का ऑफिस में जमा करके रखे थे। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं इंडियन गवर्नमेंट को बताऊं। तो जब ये घटना हुआ तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को पूरी चीज बताया जी। और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे हेल्प मिला था उस टाइम। तो मुझे यही लगता है कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट मतलब उनके साथ बात नहीं करेंगे, टच में नहीं रहेंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही मतलब टाइम को स्पेंड करते क्या जाएंगे। आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया गया था कि आप जो सामान देते थे या उनसे मुलाकात करना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, तो उसमें दीवारें खड़ी की जाती थी, उसमें रोड़े अटकाए जाते थे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए जाते थे? वो लोग बहुत ही मतलब इतना क्रूएल थे कि हम जब बच्चे को गोद में लेके जब मैं रोती थी तब ये बोलते थे कि आप पागल हो, क्योंकि आप रो रो रही हो और ऐसे रोएंगे तो बच्चे
तुम्हारे गोद से हम लोग छीन लेंगे। जी तो ये लोग मुझे बार बार मुझे मेरे ऊपर मतलब बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव कर रही थी कि आप रोएंगे तो बच्चे आपके गोद से छीना जाएगा। और एक अलग सा मिरर था, वो मिरर से हर रोज ये लोग देखते थे और फिल्मिंग करते थे। और साथ साथ में ये लोग धमकी देते थे। और जो भी घटना होते थे वो जी। कुछ लिखते थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो विजिटेशन जिधर होते थे। चलिए मैं और आता हूं साथ आपके में पास, सागरिका मैं आपके और एक पास आता चीज। हूं। मैं सीधे सुरेश गोयल जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा, जो कि हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, राजनयिक रह चुके हैं। सुरेश जी, आज धारा ने जर्मन एम्बेसी गई थी, वो वहां पर उन्हें कोई अधिकारी तो नहीं मिला, लेकिन एक लेटर वो देकर आई हैं जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी है। हम आपसे समझना चाहते हैं कि इस लेटर का ये जो कम्युनिकेशन उन्होंने किया है जर्मन अथॉरिटीज के साथ लेटर के जरिए, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? क्या ऐसे लेटर्स का कोई इंपैक्ट होता है? क्या इनका संज्ञान लिया जाता है जब किसी एम्बेसी में कोई व्यक्ति इस तरीके का कम्युनिकेशन करता है? तो देखिए, एम्बेसी में जितने खत आते हैं, जितने टेलीफोन कॉल्स आते हैं, जिस तरह के भी कम्युनिकेशन होता है, उन सबका ध्यान रखा जाता है। जी हमारी एम्बेसी में तो खास तौर पर मैं कहूंगा ही, क्योंकि मैं तो अपनी एम्बेसी का ही एग्जाम्पल दे पाऊंगा, मैं जहां भी रहा हूं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। ये जरूर है कि अगर जैसे धारा ने कहा कि मेरे को जो काउंसलर हैं या मिनिस्टर हैं, जो हाई लेवल के ऑफिसर हैं, उनसे मिलने दिया जाए, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई हो, लेकिन जो भी अधिकारी नीचे आए होंगे, उनको खत दिया होगा, तो वो खत अपनी जिसको एड्रेस किया गया है, एम्बेसडर को कहा हो, उनके पास पहुंचेगा जरूर। जी तो ये बात तो पक्की है कि खत पहुंचेगा, खास तौर पर इस दशा में, जबकि विदेश मंत्री भी इसके बारे में संज्ञान ले चुके हैं। और जो जर्मनी के राजदूत हैं, उनको भी इस बारे में कहा गया है। और ये पक्की बात है कि जो हमारी एम्बेसी वहां बर्लिन में है, जी वो भी जर्मन के फॉरेन ऑफिस से लगातार टच में है। तो इस स्थिति में जबकि सारे ही पक्ष जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं, तो खत पहुंचेगा जरूर। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मेरे को इस पूरी स्थिति को सुनने के बाद में आश्चर्य जरूर होता है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से जर्मन सरकार आगे इस दिशा में काम नहीं कर रही है। वो क्यों उस बच्चे को नहीं निकलने देना चाहती है? अगर वो चाहते हैं कि वो इंडिया आ जाए, तो क्या दिक्कत है उसको आने देने में? क्या दिक्कत है कि जो खिलौने, कपड़े, खाने की चीजें ये छोड़ के आ रहे हैं, और वो भी जैसे उन्होंने कहा टुकड़ों में अलग अलग करके, कि पहले ले लिया, रख लिया, उसके बाद में इकट्ठा वापस किया। तो ये सब सारी चीजें सुनने के बाद में थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होता है। मुझे लगता है कि जी हमारी एम्बेसी को पूरा मालूम करके जो भी सिचुएशन है जी या क्या हुआ है जिसकी वजह से जर्मन्स नहीं मान रहे हैं, मैं आता हूं ये सुरेश जी आपके पास। मैं यहाँ पे विष्णु जी का रुख करना चाहूंगा फौरन, उसके बाद मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। विष्णु जी, एक प्रतिक्रिया मैं आपकी भी लेना चाहूंगा यहाँ पर। जब बात आती है ह्यूमन राइट्स की और जब बात आती है बच्चों के राइट्स की, तो इस तरीके से बच्चे को उसके माँ बाप से अलग कर देना, मिलने नहीं देना, सामान नहीं देना, क्या आपको नहीं लगता कि ग्रॉस वायलेशन है बच्चे के राइट्स का, एक ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का ग्रॉस वायलेशन यहां पर जर्मन अथॉरिटीज कर रही हैं? देखिए अनंत, बच्चे के जो राइट हैं वो खुद की कंट्री में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। सोशल राइट्स, सिविल राइट्स, कल्चरल राइट्स बच्चे के अपनी कंट्री में ही है। आप देखिए, मामला कोई बहुत बड़ा नहीं है जिसको जर्मन गवर्नमेंट ने 22 महीने से खींचा हुआ है। एक बच्चे का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट की वजह से आउटर जेनिटल एरिया जो है, उस आउटर जेनिटल एरिया में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, वो भी अपने दादा दादी के साथ जाने के बाद। ऐसी स्थितियां इंडिया में देखें, ऑल ओवर वर्ल्ड में होती रहती हैं। अगर उसको आप इस छोटे से इशू को लेके आप ये बोले कि पेरेंट्स के द्वारा कहीं सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए, चार्जेस लगाने के बाद बच्चे को फॉस्टर होम्स में छोड़ दिया गया, और उसके बाद जब वो चार्जेस आपके अब रहे नहीं, उसके बाद उन्होंने नेग्लिजेंट कि ये पेरेंट्स की लापरवाही थी, और लापरवाही के जब चार्जेस भी ड्रॉप हो गए तो उन्होंने क्या किया, अथॉरिटी ने, जर्मन अथॉरिटीज ने पेरेंट्स के खिलाफ सिविल कस्टडी का केस फाइल कर दिया। और सिविल कस्टडी के केस फाइल करने के बाद आज की सिचुएशन क्या है? आप बच्चे के राइट्स के बारे में बात कर रहे हो ना, आप बच्चे के राइट्स में आप बच्चे के पेरेंट्स से नहीं मिलने दे रहे, आप बच्चे वेजिटेरियन है,
बच्चे के अपने खुद के राइट हैं, बच्चा जैन फैमिली से है, आप उस बच्चे के तो उस छोटे से एक इंसिडेंट से आप ये दिखाना चाहते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कि हम बच्चे का कितना प्रोटेक्शन रखते हैं, कि बच्चे को जरा सी आवाज आ गई, बच्चा कहीं रो रहा है, बच्चे को कहीं चोट लग गई और बच्चे के कहीं पर्सनल पार्ट में अगर कोई ब्लीडिंग या कहीं कुछ हुआ है तो वी आर डूइंग आर एक्सट्रीम। लेकिन 22 महीने से वो एक्सट्रीम आप देखिए क्या किया है, जब सारे चार्जेस आपके ड्रॉप हो गए उसके बाद भी आपने आज बच्चे को कहां किया हुआ है, बच्चा ऑल राइट है, स्पेशल केयर के जो उनके फोस्टर होम्स हैं आपने बच्चे को वहां किया हुआ है, उनके साथ बच्चा यदि रहेगा तो आप मुझे बताइए कि जिस तरीके की फैसिलिटी राइट्स की बात की जा रही है, बच्चे के राइट्स की बात की जा रही है और खुद ही अथॉरिटीज बच्चे के राइट्स का हनन कर रही हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आप देखिए इस सिचुएशन में जर्मन अथॉरिटीज को ये देखना चाहिए, जर्मन गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चे के जो राइट्स हैं वो कल्चरल राइट्स हैं, उसके इंडिविजुअल राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, उनको 100% उनके पेरेंट्स को सौंपना चाहिए। अरिया को आजादी कब मिलेगी, यही सवाल न केवल अरिया के माता पिता पूछ रहे हैं बल्कि यही सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में है, क्योंकि वो बच्ची बीते 2 साल से अपने मां बाप से अलग जर्मन फॉस्टर केयर में रह रही है, रहने को मजबूर है। आपको बताएं तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको सुनवाते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अब से कुछ देर पहले इस मामले को लेकर क्या बताया है, क्या जानकारी दी है। I don't have a specific update on that. I would also hesitate to talk on specific developments in a legal case for privacy and other requirements. But as we had mentioned earlier, we continue to remain engaged with German authorities on this case. Let me reiterate that we believe that the child, who's currently in foster care, as you mentioned, is being denied her cultural rights and her rights as an Indian citizen. We will continue to press the German authorities for early return of the child to India. We are in touch with German, our embassy is in touch also. तो अरिंदम बागची को आपने सुना। हम सीधे रुक करेंगे धारा शाह का। धारा, लगातार आप इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं, आज आप जंतर मंतर पर भी आपने आवाज बुलंद की है, आगे कैसे आप इस लड़ाई को लेके जाना चाहती हैं और आने वाले दिनों में आपके जहन में क्या घूम रहा है कि अगर ये रास्ता अपनाया जाए तो शायद बच्ची आपको मिल सकती है जल्द से जल्द? देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन और जर्मन अथॉरिटीज के बीच बातचीत होती रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत बार ऐसा पता चला है कि इन्होंने कल्चरल राइट्स के लिए बोला है, जर्मन एम्बेसडर कहीं पे एक्सेप्ट करे, जैसे बोलबोक ने भी बोला था कल्चरल राइट्स प्रिजर्व होते हैं, पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ये नहीं कर रहे हैं। तो इन्हें नहीं पता है कि जो ये बोल रहे हैं कि हम कर लेंगे, वो चाइल्ड सर्विसेज के पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे मिलने के लिए भी वो उनके पास लोग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि जो हमें लेके आ सके जी। दूसरा, मुझे लगता है कि जर्मन अथॉरिटी को लगता है कि इंडिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज नहीं है, बेबी यहाँ पे सेफ नहीं होगा, तो बहुत सारे चाइल्ड राइट एनजीओज बाहर आए जो उन्हें मिलके सारी चीजें बता सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ है, पूरी बच्चे की हिफाजत यहाँ पे भी हो सकती है। तो रेगुलर बेसिस पे अगर ये सारी चीज की एवरी वीक की डेवलपमेंट की इंडियन अथॉरिटी और जर्मन गवर्नमेंट के यहाँ पे एक टीम बने और बातचीत हो, तो उन्हें भी समझ में आए कि जो ऊपर लेवल पे लग रहा है हम कर लेंगे, नीचे के लेवल के उनके चाइल्ड सर्विसेज के लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, फिर ही उनको समझ में आएगा कि यही ऑप्शन है कि बच्चे को इंडिया भेजा जाए। जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि रेगुलर इस मामले में बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए और बाकायदा एक ग्रुप बनाकर एक लोगों का समूह बनाकर इस विषय को आगे बढ़ाया जाए तो शायद जल्दी नतीजे सामने आ सकते हैं। भावेश का मैं रुख करूंगा। भावेश, जो पुलिस का मामला था वो खारिज हो चुका था मेडिकल रिपोर्ट के पास, लेकिन पेरेंटिंग से जुड़ा जो सिविल केस था उसका स्टेटस क्या है? पहला सवाल मेरा आपसे ये। दूसरी बात ये कि पिछले दिनों ये भी बात कही जा रही थी कि अगर फॉस्टर केयर में ही रखना है तो उसे इंडियन फॉस्टर केयर में रखा जाए, भारत उसे भेजा जाए, यहां पर वो संस्था को भी चिन्हित कर लिया गया है। क्या ये बातें जर्मन अथॉरिटीज तक पहुंचाई गई हैं? जर्मन अथॉरिटीज के पास हर एक बात पहुंचाई गई है। मुझे तो ये लगता है कि जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने पहली चीज तो सारी चीजें ईको पे दे दी है। दूसरी चीजें उन लोग ने जो डॉक्टरों ने, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि डॉक्टर कभी माल फंक्शंस नहीं कर सकता है? और हमारे केस में तो क्लियरली दिख रहा है। हाउ कैन यू
वो डॉक्टर को आप सही कैसे मान सकते हैं? जो डॉक्टर के पास हम लोग पहली बार लेके गए, उन लोग हम लोग को हार्मोनल बोल रहे हैं, दूसरी टाइम इंजरी बोल रहे हैं, और अभी तक वो एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे पा रहे। ये डॉक्टर के ऊपर हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? मैं तो जर्मन अथॉरिटी को यही सवाल पूछता हूँ कि आपके डॉक्टर भी उतने कॉम्पिटेंट है कि नहीं? पहले तो मुझे ये पूछना है। दूसरा चीज, इसके अंदर अभी उन लोग सारे लोगों ने, डॉक्टर ने एक कमिटमेंट दे दिया है। उन्होंने ये तो रूल आउट कर दिया कि सेक्सुअल अब्यूज नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, तो लोग अपने शब्दों से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईगो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लड़की के जिंदगी से। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, भारतीय दूतावास ने या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सारी डिटेल्स दे दी है उनको ऑलरेडी। ये नवंबर की बात है, नवंबर 2022 की, उन्होंने सारी डिटेल्स दे दी है। उन्होंने इंडिया के चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ के डिटेल्स भी दे दी है, हर एक चीज दे दी है, लेकिन उन लोग सारी चीजें नजरअंदाज कर रहे हैं। पता नहीं उन लोग के दिमाग में क्या है, क्या कर रहा है, मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ में आ रहा है। अगर बच्चे के अच्छे के बारे में सोचना है तो बच्चे के कल्चरल राइट्स की तरफ कर जी, मैं आता हूं भावेश आपके पास। मैं सागरिका का यहां पर रुख करना चाहूंगा। सागरिका, इस पूरे के पूरे मसले के अंदर एक जो कानूनी पहलू अलग है, कूटनीतिक लड़ाई अलग है, जो धारा और भावेश अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं वो अलग है, लेकिन इसमें एक भावनात्मक पक्ष ही है और वो है बच्चे से जुड़ा हुआ, उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, क्या इस किस्म के हालात में एक बच्चे को भावनात्मक रूप से कितनी ठेस पहुंचती है, उस पर कितना प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर उस बच्चे पर कितना दबाव पड़ता है? क्योंकि आपने इन हालात को देखा है, आप बेहतर बता पाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को मम्मी का प्यार नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को याद है, मेरा 5 महीने का लड़की थी, वो मतलब ब्रेस्ट मिल्क पीती थी। तो उसी टाइम जब लेके गए थे वो लोग, तो हम जब मतलब एक बॉटल करके करके ऐसे बहुत सारे बॉटल हमने ब्रेस्ट मिल्क दिया था। वो सारे लोग कभी बच्चे को नहीं पिलाया और वो फेंक दिया। और साथ में सबसे बड़ी बात है, मेरा अभी मेरा जो लड़का है, उसके ऊपर मतलब इतना ही इन्होंने टॉर्चर किया है। अभी वो मतलब अभी भी वो ठीक नहीं हुआ। और वो मतलब उसका 2 साल उम्र था और मेरा जो छोटे लड़की है उसका 5 साल का उम्र था। 5 साल का लड़की तो कुछ पता ही नहीं है उसको, तो वो समझ नहीं पाया। और जो लड़का था उसके ऊपर मतलब बहुत ही मतलब मेंटल और फिजिकल टॉर्चर हुआ, जो फॉस्टर फैमिली ने किया है। अभी भी वो मतलब उसका एडीएचडी है और हम लोगों ने काफी डॉक्टर को दिखाया और स्पीच थेरापिस्ट और सब कुछ दिखाया हमने, स्पेशल एजुकेटर। बट एक ये घटना होने के बाद बच्चे के ऊपर जितना बुरा असर पड़ता है, तो वो सिर्फ मैं समझ पाती हूँ कि अभी धारा के साथ क्या हो रहा है, मुझे पता है ये चीज। और मुझे लगता है कि ये बच्चे जब तक फॉस्टर फैमिली में रहेगा तब तक ही इसका सिचुएशन और भी खराब बुरा होते जाएगा। तो अभी यही काम है गवर्नमेंट का, तो जल्द से जल्द बच्चे को इंडिया में लेके आए। मैं आपके पास अब मैं सीधे यहां पर सुरेश गोयल जी का रुख करना चाहूंगा। सुरेश जी, लगातार इस पूरे मामले में एक आवाज बुलंद की जा रही है कि कानूनी लड़ाई तो न जाने कब तक चलेगी और क्या उसका नतीजा निकलेगा, लेकिन कूटनीतिक दबाव कितनी जल्दी असर दिखा सकता है और क्या कूटनीतिक दबाव ही एकमात्र रास्ता है यहां पर? देखिए, दोनों चीजें साथ चलेंगी, कानूनी लड़ाई और कूटनीतिक दबाव भी साथ चलेगा ये। क्योंकि जर्मनी में एक बात पक्की है कि अगर कानूनी संस्थाओं को ये लगता है, चाहे सही हो गलत हो, लेकिन अगर उनका जजमेंट ये है कि बच्चे को अभी जहां पर है उस फोस्टर केयर से बाहर भेजने में बच्चे का नुकसान हो सकता है, तो वो नहीं भेजेंगे ये, हम चाहे कुछ भी कर ले। तो बात ये है कि जो कूटनीतिक दबाव ये बनाना है और हमें समझना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब दबाव बनने के बावजूद वो बच्चे को वापस क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे को इसमें उनका कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है कि क्यों रखना चाहेंगे वो ये। तो ये सब मालूम करने के बाद में कूटनीतिक के दबाव से ही हल निकलेगा। जी, मैं सीधे विष्णु जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। विष्णु जी, अब ये बताया, जो भावेश का एक्सपीरियंस है, जो धारा का एक्सपीरियंस है, उन्हें ये लगता है कि एक बायसनेस है वहां की लीगल अथॉरिटीज के अंदर। ऐसे में अगर वो बायसनेस है तो वो शायद इनकी बात कभी इस पर गौर ही ना करें। तो मेरा सवाल यह है कि क्या लीगली कोई न्यूट्रल तरीका भी हो सकता है इसको एड्रेस करने का, या फिर जर्मनी की अदालत में ही जर्मनी के कानून के मुताबिक ही चीजें चलेंगी? आनंद, मुझे लग रहा है कि जर्मनी का जो कानून है
और जर्मन की जो अथॉरिटीज है, जो इंडिया के कानून को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि वहां चाइल्ड की केयर नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि 22 महीने में एक बच्चा जो 7 महीने का था, आज 22 महीने के बाद भी आप उसके जो छोटे छोटे इश्यूज थे वो डिसाइड नहीं कर पाए। आप, आपका कानून क्या कर रहा है? आपका कानून एक बच्चे को उसकी माँ और फादर दोनों से अलग कर रहा है। ये आपका कानून है। मुझे लग रहा है कि जो इन्होंने पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, वो प्रोसीजर सिर्फ अपनी छवि को इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में पोर्ट्रे करने के लिए किया है, हाउ वी आर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स चाइल्ड। मेरा सवाल विष्णु दरअसल ये था यहाँ पर, विष्णु जी मेरा सवाल दरअसल ये था, क्या किसी इंटरनेशनल फोरम पर, जर्मनी के इतर कानूनी लड़ाई के इतर, क्या किसी इंटरनेशनल फोरम पर एड्रेस करने से इसका कोई नतीजा निकल सकता है? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और इसमें डैमेज कॉम्पनसेशन भी उनके साथ क्लेम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी। माफी चाहूंगा समय की कमी है, और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे हम भावेश का, धारा आपका भी, और सागरिका, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज।